हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है क्लब ट्यूटोरियल स्टडी चैनल के आज इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में मैं आप सभी कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम हमारे आसपास के पदार्थ है, उस चैप्टर का सभी प्रश्नों का हल लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी छात्रों को प्रथम चैप्टर का सभी प्रश्नों का हल कराऊंगा। तो दोस्तों, आशा करूंगा आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखकर अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अब हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की ओर और देखते हैं आप सभी के पहले अध्याय में कौन कौन सा प्रश्न दिया गया है। तो आप सभी का इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन पदार्थ है? पहला शीत, दूसरा स्नेह, तीसरा वायु या चौथा घृणा। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी का हो जाएगा वायु। वायु जो क्या है, एक पदार्थ है। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न इसमें क्या दिया है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। हमें बताना है इसमें इन चार विकल्पों में गैसों में विसरण का जो उदाहरण है वो कौन सा है। इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, या स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में घोलना, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। फिर देखिए आप सभी के इसमें का अगला प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न आप सभी का क्या है, गैसों का द्रव में परिवर्तन कहलाता है गैसीकरण, उर्वपातन, संघनन या जमना। तो इसका आंसर हो जाएगा संघनन। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ठोस का, द्रव का, गैस का, प्लाज्मा का। तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस का। ठोस का जो है घनत्व क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। चलिए देखते हैं आप सभी का अगला प्रश्न। तो आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया पांचवा प्रश्न, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस अवस्था में। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न, छठा प्रश्न दिया गया है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबलतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस। ऑप्शन में दिया गया द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। फिर देखिए आपका सातवां प्रश्न दिया गया है, निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा गैस में। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है, जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 173 के यानी केल्विन, या फिर 273 केल्विन, या फिर 373 केल्विन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, या 273 डिग्री केल्विन, या फिर इनमें से 373 डिग्री केल्विन। फिर देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया 10वां प्रश्न। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 300 केल्विन तापक्रम बराबर है 27 डिग्री सेल्सियस के, 25 डिग्री सेल्सियस के, 200 डिग्री सेल्सियस के, या फिर 273 डिग्री सेल्सियस के। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस के। यानी जो 300 केल्विन है, यानी आप 300 केल्विन को 27 डिग्री सेल्सियस भी आप लिख सकते हैं। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है 10,237 केल्विन के, 373 केल्विन के, या फिर 298 केल्विन के, या फिर 163 केल्विन के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 298 केल्विन। यानी आप 25 डिग्री सेल्सियस को
298 केल्विन भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न दिया गया है 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है 10,546 केल्विन के या 646 केल्विन के या फिर 100 केल्विन के। तो इसका आंसर हो जाएगा 646 केल्विन के। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? विसरण के कारण, संगलन के कारण या फिर वाष्पन के कारण या फिर द्रवण के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा विसरण के कारण। फिर देखिए इसका अगला प्रश्न आपका दिया गया है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है द्रवनांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप, क्रांतिक बिंदु। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रवनांक। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है 3, 4, 5 या फिर 6? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? घनत्व, संपीड्यता, तरंग धैर्य, विसरण। तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग धैर्य। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप का जो हम लोग केल्विन में कितना कह सकते हैं वो बताना है। 215 केल्विन, यानी आप इसको बोल सकते हैं 200.15 केल्विन या फिर 373.15 केल्विन या फिर 473.15 केल्विन या फिर 573.15 केल्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 373.15 केल्विन। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की अतिप्त का कारण है निम्न ताप, उच्च दाब, उच्च ताप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च ताप। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, घट जाता है, अपवर्तित हो जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न अब आता है आगे का जो भी प्रश्न है वो है क्या ये अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय सब मिला के इसमें दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखें। हमें क्या करना है उदाहरण के साथ पदार्थ का जो है परिभाषा लिखना है। तो देखिए आंसर हो जाएगा कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाती है। यानी कोई भी ऐसा वस्तु जिसमें कुछ स्थान घेरने की क्षमता हो, उसमें द्रव्यमान और आयतन हो और वो क्या करे अवरोध उत्पन्न करे यानी किसी चीज को रोके, उसे क्या कहते हैं हम पदार्थ कहते हैं। जैसे में लकड़ी हो जाएगा, कागज हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा, जल, तेल, स्टील इत्यादि। यानी कुछ भी चीज जिनमें कोई भी ऐसा चीज जिसमें जो क्या हो अवरोध उत्पन्न करे, जिसमें जो कुछ स्थान छेके या फिर जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो उसे हम क्या कहेंगे पदार्थ कहेंगे। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है उदाहरण के साथ द्रव की परिभाषा करें। यानी हमें क्या करना है उदाहरण के साथ द्रव का परिभाषा में लिखना है। तो चलिए देखते हैं द्रव की परिभाषा और उसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा। तो आंसर में देखिए द्रव एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के एनी प्रकारों के विभक्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए चीनी एक द्रव है। देखिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया ठोस एवं द्रव में कोई 3 अंतर बताएं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले लिखेंगे एक साइड हम लोग ठोस, दूसरे साइड लिखेंगे द्रव्य। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं और द्रव्य को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला अंतर दिया गया ठोस पदार्थ के आकृति निश्चित होती है, जो उसके बाद इसमें हो जाएगा इसकी आकृति अनिश्चित होती है। यानी ठोस पदार्थ का जो आकृति है वो निश्चित होता है जबकि द्रव्य का आकृति निश्चित नहीं होता है। फिर देखिए दूसरा इसका अंतर हो जाएगा ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है जबकि इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है। यानी ठोस में बहाव की प्रवृत्ति यानी वो बहता नहीं है लेकिन द्रव्य जो है बहता है। ठोस पदार्थ के द्रवनांक और क्वथनांक प्राय उच्च होते हैं यानी वो ज्यादा होते हैं जबकि इसका जो है निम्न यानी कम होता है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है
ऊर्ध्वपातन क्या है? किन्हीं तीन द्रव्यों के नाम लिखें जो गर्म किए जाने पर ऊर्ध्वपातन हो जाते हैं। तो इसके आंसर देखिए हो जाएगा ऊर्ध्वपातन वह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव के रूप में परिवर्तन हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाती है और उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव रूप में परिवर्तन हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन और कपूर। यानी हम ऊर्ध्वपातन का आंसर जो है क्या हो जाएगा, वह ऐसा पदार्थ है जो जब उसे हम गर्म करें तो वो सीधा क्या हो, गैस में परिवर्तित हो जाए और वो द्रव्य ना बने, और उसको जब हम ठंडा भी करें तो वो सीधा किस चीज रूप में आ जाए, उसको जब ठंडा करें तो वो क्या हो जाए, फिर से वो ठोस रूप में आ जाए। यानी वो द्रव रूप में ना गर्म करने पर हो या ना संघनित करने पर हो। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं? यानी हमें बताना है द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था में से ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है द्रव का हिमांक कहलाता है, और यह प्रक्रिया द्रव का जमना कहलाती है या फिर कहलाता है। यानी हमें इसका आंसर हो जाएगा वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जो है, द्रव पदार्थ जो है, वो उसकी अवस्था जो है क्या हो जाए, ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाए, और इसे हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं या फिर जमना कहते हैं। यानी द्रव का जमना, यानी जैसे पानी को हम जब उसे ताप देंगे, जब उसे हम जो पानी है जब उसे हम क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे और बहुत ज्यादा ठंडा करेंगे तो क्या होगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है? यानी बताना है हमें द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रवण पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था में परिवर्तन होने पर जितनी ऊष्मा अवशोषित होता है उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया, वाष्प की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, लिखना है। तो देखिए आंसर हो जाएगा क्वथनांक पर किसी द्रव्य के गैस में परिवर्तन होने पर जितनी ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया आपका, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाष्पन की प्रक्रिया द्रव के सतह पर होती है। सतह पर वाले द्रव के कण के भीतर भाग से ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करने की अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, जिससे ये गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं। इसके द्रव्य का ताप कम होता है और वह ठंडा हो जाता है। फिर इसका उदाहरण हो जाएगा, अपनी हथेली पर 1 या 2 बूंद स्पिरिट या इत्र ले। हथेली पर आप ठंडक का अनुभव करेंगे। इसका कारण यह है कि हथेली पर रखे इन द्रव्यों का वाष्पन होता है। इसके लिए आवश्यक ऊष्मा हमारे हथेली से प्राप्त होती है, अतः हथेली ठंडा हो जाती है। यानी जो है अगर हम फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है, संघनन क्या है? गैस का संघनन कैसे किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पदार्थ के गैसीय रूप में का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। यानी पदार्थ का जो गैसीय रूप है उसका जो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। गैस पर दाब बढ़ाकर या उसका ताप कम करके संघनन किया जा सकता है। गैस का दाब बढ़ाने पर गैस के कण परस्पर काफी निकट आ जाते हैं, जिससे अंतराविक स्थान घट जाता है। ऐसा होने में गैस कणों के बीच अंतराविक आकर्षण बल काफी बढ़ जाता है, जिससे गैस द्रव्य में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, वाष्पन और क्वथनांक में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर हो जाएगा पहला,
आंसर हो जाएगा यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी ताप पर होती रहती है, लेकिन यह एक निश्चित ताप पर होने वाली प्रक्रिया है जो द्रव क्वथनांक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अगला अंतर हो जाएगा, यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होता है, द्रव के भीतरी भागों में नहीं, जबकि यह संपूर्ण द्रव में होता है जिसमें द्रव के भीतर भागों में बुलबुले निकलने लगते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है, गैस के दाब से आप क्या समझते हैं? हमें बताना है गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आंसर हो जाएगा, बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका दिया गया है, अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होता है क्यों? आंसर हो जाएगा आपका इसका, ठोस पदार्थ की आकृति और उनके आयतन निश्चित होते हैं क्योंकि ठोस पदार्थ के कण ना तो एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और ना दूर ही जा सकते हैं। ठोस पदार्थ की आकृति कायम रहती है और इसी कारण इसका आयतन भी स्थिर रहता है। अगला प्रश्न दिया गया, द्रव का वाष्पन कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, द्रव के कण अनवरत करने तथा परस्पर टकराते रहते हैं। वायु में खुला छोड़ देने पर वे वायु के कणों के साथ ही टकराते रहते हैं। ऐसी अवस्था में द्रव की सतह वाले द्रव कण अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि इन पर द्रव के भीतर कणों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। ये कण जल की सतह को छोड़कर वाष्प में परिवर्तित होकर वायु में चले जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है? इसका आंसर हो जाएगा, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवस्था का उपयोग प्रदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। प्रतिदीप्त ट्यूब में हीलियम या कुछ ऐनी गैस भरी जाती है। गैस से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विशिष्ट संयुक्त उद्दीप्त प्लाज्मा उत्पन्न होती है। यह विशिष्ट रंग गैस की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। फिर आपका अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न दिया गया है, निम्न के लिए कारण बताइए। यहाँ पे प्रश्न दिए गए उनके लिए हमें कारण बताना है। तो देखिए प्रश्न दिया गया है, गर्म पके हुए खाद्य पदार्थ की गंध का एहसास हमें दूरी से ही हो जाता है। ठंडे खाद्य पदार्थ की गंध का एहसास निकट जाने पर होता है क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, तापमान बढ़ने के कणों की गति तेज हो जाती है। जैसे तापमान बढ़ता है उससे कणों की गति जो है तेज हो जाती है। गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही पहुंच जाती है। ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है क्योंकि कम ताप पर कणों की गति कम हो जाती है। अगला प्रश्न दिया गया, बिना कोई अवशेष छोड़े ही कपूर गायब हो जाता है क्यों? कपूर, इसका आंसर हो जाएगा, कपूर का अर्धपातन हो जाता है, वह सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, बर्तन के दीवार पर गैस दाब आरोपित करता है क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, गैस के अणु बहुत तेज गति से इधर उधर घूमते रहते हैं जिससे बर्तन की दीवारों पर टकराकर दबाव डालते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर रहता है क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गर्म करने पर जब द्रव पूरा
द्रव पूरा का पूरा वाष्प में नहीं बदल जाता तब तक द्रव का ताप क्वथनांक पर स्थिर रहता है। अगला प्रश्न दिया गया, गर्मी के दिनों में हमें सफेद वस्त्र पहनना गर्मी के दिनों में हम सफेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा काली या गंदे रंग वाली गाढ़े रंग वाली वस्तुएं सफेद या हल्के रंग वाली वस्तुओं की तुलना में अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। इसलिए गर्मी के दिनों में लोग सफेद वस्त्र पहनना अधिक पसंद करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।